ठीक है, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना भैया लोग आप लोगों को? अगर मैं इस फॉन्ट में बनाऊं तो ऑनलाइन वाले भैया लोग? ठीक है, BH3 पे बात कर ले, थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं, ठीक है। बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइड्रोजन इज s, एवरी बॉन्ड इज सिग्मा sp2s, ठीक है, एवरी बॉन्ड इज सिग्मा sp2s। Around boron there are 6 electron in total, so the octet is not completed, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि अगर आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से कम आ रहा है तो सिस्टम स्टेबल नहीं आ रहा है। वो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल किस वजह से आ रहा है ये मुझे आइडिया नहीं है, बट आ जरूर रहा है। जैसा एक्सप्लेन पहले वाले में किया गया था ऑक्टेट रूल में, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बट कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी यहाँ पर, ठीक है, कुछ अननोन से ना। इस BH3 के ऊपर में अगर बात करें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट देयर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल in boron. Let's suppose the molecule is in x5 plane, the vacant orbital is p, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर डालिए, आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, सो दैट मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, यहाँ तक इतनी वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं ना। द थिंग इज दैट कि बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कहीं से, बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है, और वो किसी से ले सकता है। लेट्स सपोज देयर आर 3 बॉन्ड्स, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, ठीक है। तीनों बॉन्ड्स के पास में सिग्मा ऑर्बिटल में, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैं बॉन्ड 1 की बात करूँ तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ट्रांसफर करा दूं, थ्योरेटिकली इसके इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में बोरॉन पे ट्रांसफर करा दूं, ठीक है, फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? पहली बात तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन के पहले से ही है, पहले ही काउंट कर चुके हो। आप ट्रांसफर भी कराते हो तो भी इलेक्ट्रॉन कितने के कितने रह जाएंगे? 6 से बढ़ने वाले नहीं। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को भी लेकर के ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये इस तरह से स्टेबलाइज नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना? लेट्स सपोज द मॉलिक्यूल इज BF3, सेम कहानी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 अब हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा ना, बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास एक 3 लोन, ठीक है।
एक तो बात ये है कि ये सवाल में मैं बेसिकली इसके लिए करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए भी करके दिखा रहा हूँ कि किसी ने पूछा हुआ था अभी 1-2 दिन पहले, किसी ने डाउट पूछा हुआ था, ठीक है। और सेकंड की ये मैं बार बार नहीं करता, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझे तो जब मैं BS3 आज सॉल्व कर रहा था तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा था, मैंने आपको 2 मिनट दिए जरूर, ठीक है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि कम से कम 50% जनता तो रही होगी जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई होगी, ठीक है। बट आई डोंट केयर अबाउट दैट 50%, आई मेनली केयर अबाउट फर्स्ट 10% और 20% ऑफ द जनता। इतनी बात बहुत क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, नहीं पहुँच पाओगे ट्रेन छूट जाएगी। Now this is the geometry right now. If I assume the fluorine is sp3 hybridized and this boron is sp2. Let's suppose this one is xy plane and this axis is z. So this vacant orbital is in pz, ठीक है। और ये तीनों लोन पेयर sp3 hybrid orbitals हैं। The rotation is allowed, single bond है, rotation is रोटेशन अलाउड हो रहा होगा, अलाउड होना एक अलग चीज है, क्या रोटेशन हो रहा होगा? हाँ, रोटेशन होने से फायदा किस चीज का होगा? एंट्रोपी, ठीक है। तो वो रोटेट कर रहा होगा, और रोटेट कर रहा होगा तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा जब ये दोनों सिस्टम आपस में क्या हो जाएंगे? अलाइन। जब ये दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे? जब दोनों सिस्टम अलाइन हो जाएंगे, इज इट पॉसिबल कि ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए? इज इट पॉसिबल कि ये लोन पेयर क्या हो जाए? यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए। अगर ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो नया बॉन्ड बनेगा। अगर नया बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड सिग्मा बनेगा या पाई? इनके बीच में ये लोन पेयर है, ये खाली ऑर्बिटल है, इनके बीच में पाई मतलब बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनेगा? पहले से सिग्मा है, दो एटम के बीच में एज पर पीपीटी एक सिग्मा बनेगा, बाकी के पाई बनेंगे। तो जो नया बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? पाई। इसका अब देखिए, पाई बॉन्ड जब हम बनाएंगे तो हम ये कहेंगे अब कि भाई पाई बॉन्ड जब हम बना रहे होंगे यहाँ पे एक लोन पेयर था, ठीक है, ये अलाइन हुआ, ये खाली ऑर्बिटल था, ये इस पे ट्रांसफर होगा। जब ये ट्रांसफर होगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह से होगा। ज्योमेट्री अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है ना। ज्योमेट्री अच्छी करने के लिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंगल और एक पाई, दो बॉन्ड, तो ये कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा। इसका जो P ऑर्बिटल लोन पेयर का गया था वो हाइब्रिडाइज था पहले, लेकिन अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जनरली वही जाएगा जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ होगा। तो पहले हुआ क्या होगा, ये फ्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज से किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? sp2। उसने एक P को क्या किया होगा? PO।
और जिस पी को प्योर किया होगा वो पी ने क्या किया होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट। यहां तक की ज्योमेट्री समझ में आ रही है? कंफर्म? मैं इसको इस प्लेन में मान लेता हूं, मैं इसको इसी प्लेन में मान लेता हूं। यहां तक बात क्लियर समझ में आई? ठीक है। अब दूसरे फ्लोरीन को देखते हैं। होने को कहानी यहां से भी हो सकती थी, एक सेकंड के लिए रुक जाते। ये फ्लोरीन होगा, यहां पे रोटेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ दो आदमी नहीं दिखा पा रहा था, इस वजह से मैंने इसको लगाया हुआ है। एक्चुअल में रोटेशन अलाउड नहीं होगा, यहाँ रोटेशन अलाउड होगा। इसका पाई बॉन्ड कैसे है, सॉरी यार, ठीक है। इसका पाई बॉन्ड कैसे है, इस तरह से, ठीक है। इसका पाई बॉन्ड कैसे है, इस तरह से। इस मॉलिक्यूल को आप एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पीजेड का बन रहा है। देन अगेन रोटेशन अलाउड है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा जब ये लोन पेयर किस में आएगा, पीजेड वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर क्या कर सकता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं, इसके पाई स्टार पे। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं, इसके पाई स्टार पे। फिर ये रेड वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके बीएमओ में आ जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ बीएमओ में दिखने लगेगा, और यहाँ एबीएमओ में भी दो आएंगे वो, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट जाएगा। तो एक्चुअली में बॉन्ड फिर इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इधर की तरफ डबल बॉन्ड बन जाएगा सिस्टम, और इधर की तरफ सिग्मा और एक लोन पेयर। अब ये हाइब्रिडाइज नहीं है, फ्री हो जाएगा। यही कहानी इस साइड से भी होगी, यही कहानी इस साइड से भी होगी। कंफर्म? यही कहानी इस साइड से भी होगी। ये यहां ट्रांसफर करेगा, यहां पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टम, पाई बॉन्ड में, और इधर सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा। अब इसको यहां पे थ्योरेटिकली दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने पहले ट्रांसफर किए इस पे, ठीक है। ये इसमें आया, इसके पास तीन लोन पेयर थे, रोटेशन अलाउड था, कोई एक इसके साथ अलाइन हुआ, इसने ट्रांसफर किया यहाँ पर, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा। इस सिस्टम किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, 1 2 3 के बारे में बात करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 आर बेटर स्टेबलाइज, मोर स्टेबलाइज देन दैट ऑफ फोर्थ वन। पहले तो कंफर्म कर लीजिए, 1 2 3 आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फोर्थ वन। कंफर्म कर लीजिए। पक्का? कैसे गारंटी करेंगे कि 1 2 3 ज़्यादा स्टेबल है? एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाए, हर बॉन्ड हमेशा क्या लेके आएगा, स्टेबिलिटी। हर बॉन्ड हमेशा क्या लेके आएगा, स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाए तो 1 2 3 आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ 4। 1 का 2 में कन्वर्ट होना पॉसिबल है, 1 का 3 में कन्वर्ट होना पॉसिबल है। पक्का? 3 का 1 में, 3 का 2 में, ये सारी कहानियां समझ में आ रही हैं। एक आदमी बाहर में, अरे एक मिनट, देखो यहाँ पे पंखे भी 5-5 के लगा रखे हैं। वो वाला पंखा जरा मेरे लिए ऑन करना, धीरे से, बस ऑन करना, ऑफ कर देना। उधर से कैसे? हाँ भाई करो ना भाई। सॉरी गाइस, तुम लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, बंद कर दो, रुके रहना, तुम जाओ, तुम बस उसके कह रहे हैं कि हाथ रखे रहना उसी स्विच पे।
ठीक है। उस पंखे में अगर मैं बात करूं 1 सेकंड के लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों घूम सकते हैं। 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग को आप रेड कलर मान लो, दोनों बाकी दोनों को ब्लैक कलर मान लो, ठीक है। एक को आप रेड कलर मान लो, रेड कलर वाला आपका पाई बॉन्ड बन रहा है और बाकी दोनों आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इतनी दिखाई दे रहा है आपको? ऑन कर दो फुल स्विच। इसकी स्पीड में 10 की पावर 8 मूवमेंट्स पर सेकंड पे भाग जा। अब क्या होगा? पक्का? एक्चुअली में अब मुझे बताना, फिगर 4 में या 1 2 3 में कौन एग्जिस्ट करना चाहिए? फिगर 4 एग्जिस्ट करना चाहिए या 1 2 3 एग्जिस्ट करना चाहिए? प्रीफर कौन सा होना चाहिए? 1 2 3 पक्का? 1 2 3 ज्यादा स्टेबल है। क्या क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं? 4 थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी किसकी है? सबकी है, ठीक। इनके मूवमेंट्स होंगे एक दूसरे में, तेजी से मूवमेंट्स होंगे, दिखाई कैसे देंगे? चेक करके देखिए। ना आपको 1 दिखाई देगा कभी, ना आपको 2 दिखाई देगा, ना आपको 3 दिखाई देगा। आपको दिखाई क्या देगा? तीनों का एक मतलब को एग्जिस्टिंग सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? पक्का ना? क्या क्या यहाँ पे कहानी है और कैसे बात करें? पहली बात तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड जो आपका फ्लोरीन का लोन पेयर बोरॉन के ऊपर में आया, इसको जनरली कई लोग बुलाते हैं आपके बैक बॉन्डिंग से। बैक बॉन्डिंग को इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा मान के चलते हैं कि सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाता है साइड के साथ। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था? 2 एटम मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाता है। मैंने ऐसा कभी भी वर्ड यूज नहीं किया था। लेकिन अगर मैं मान लूं या ऐसा वो कहते हैं कि सेंट्रल एटम किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो अगर साइड एटम बॉन्ड बनाए जबरदस्ती, तो इस बॉन्ड को वो नाम क्या दे रहे हैं? बैक बॉन्ड। कंफर्म? इस बॉन्ड को वो नाम क्या दे रहे हैं? बैक बॉन्ड। आई डोंट नो कि नेमिंग उनकी करेक्ट है या खराब है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। एक्स्ट्रा बॉन्ड तो आएगा। एक्स्ट्रा बॉन्ड किस लिए आ रहा था? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। पक्का? जो पहले मॉलिक्यूल था, अगर मैं बैक बॉन्डिंग नहीं करता, दैट मॉलिक्यूल वाज एसिडिक। जो स्ट्रक्चर 4 है वो स्ट्रक्चर 4 BF3 की एसिडिक प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। समझा सकते हो कैसे? स्ट्रक्चर 4 के पास खाली ऑर्बिटल है, ये OH माइनस के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। कौन एसिड होता है? जो H प्लस दे पाए या OH minus. So BF3 is acidic or not? Yes. The back bonding, the bonding from with the help of the lone pair of the fluorine towards lone pair of the boron, is increasing the acidic character or decreasing it? Decreasing it. Confirm? BF3 acidic है, लेकिन उतना acidic नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग के थ्रू कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद ये जो तीनों फिगर्स हैं ये आपस में क्या कहलाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रेजोनेंस को जनरली वो नाम देता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब मूवमेंट देखिए किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मूवमेंट हो सकता है। तो अगर मूवमेंट हो सकता है तो मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी होता होगा, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी होता होगा। मेरे हिसाब से उसको भी अगर मैं लेट्स सपोज कहूं कि ये रेजोनेंस है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली, ठीक है। बट होता क्या है कि कोई चीज डिस्कवर अगर अलग अलग एज में हो रही है तो कई बार होता है क्या है कि भाई एक एज में हमने इसी के बारे में पढ़ा,
फिर इसका जनरल फॉर्म जाना, बाद में सेकंड केस मिला, बाद में जनरल केस मिला। जब जनरल केस मिला तो हमें समझ आया केस 1 और केस 2 सेम थे, लेकिन केस 1 तब तक अलग नेम हो चुका था, केस 2 तब तक अलग नेम हो चुका था। तो हम कई बार हमने नेमिंग चेंज नहीं की। तो जो वर्ड रेजोनेंस लिया जाता है वो बेसिकली किसके मूवमेंट के लिए लिया जाता है? और बहुत बुरा भी नहीं है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में और पाई इलेक्ट्रॉन्स में, पाई इलेक्ट्रॉन सरफेशियल होता है, सिस्टम की सरफेस बाउंड्री भी होता है, बाहर की तरफ होता है, जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन बीच में इंटैक्ट हो जाता है। किसका मूवमेंट आसान होता है? पाई का मूवमेंट आसान होता है तो ज्यादा तेजी से हो रहा होता है, ज्यादा एक्सटेंसिवली हो रहा होता है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी जनरेट करता है बजाय मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या मूवमेंट हो सकता है? पाई टू पाई, सिग्मा टू पाई, सिग्मा टू सिग्मा। सबसे अच्छा कौन होगा? पाई टू पाई। सबसे खराब इन तीनों में कौन होगा? सिग्मा टू सिग्मा भी होगा फायदेमंद, लेकिन उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना कौन होगा? पाई। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? और यही पाई टू पाई वाले मूवमेंट को नाम क्या दे रहा है? फिनोमेना को रेजोनेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस कोई सिस्टम करेगा या नहीं करेगा? बड़ा आसान सा है, एक तरफ लोन पेयर हो और जस्ट बगल में क्या हो? खाली ऑर्बिटल। खाली ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का हो, एंटी बॉन्डिंग का हो, किसका हो, ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ये तुम्हें बच्चों की तरह सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, कई बार ऐसा भी कहा जाता है अल्टरनेट अरेंजमेंट हो। सर मैं 50 केस बना सकता हूँ जहाँ पे कोई अरेंजमेंट की मुझे जरूरत नहीं है और मैं रेजोनेंस करा दूंगा। ठीक है ना, ये तीनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, भैया से रेड कलर के पेन लेके आओ, रेड और ग्रीन, कोई दिखे तो। गज्जू भैया को जानते हो ना? कोई जानता है गज्जू भैया को? कुछ भी, ठीक है, जल्दी कर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं आपके? मूव कर रहे हैं। अब वो मूव कैसे कर रहे हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस 1, रेजोनेंस 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, ये एक्चुअली में नहीं दिखाई देंगे या एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होंगे। ऑल 3 स्ट्रक्चर्स आर थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स। प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर 4 and this structure will be called resonance hybrid. It is the hybrid structure of structure 1, 2 and 3. It is the hybrid structure of structure 1, 2 and 3. यही प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये हम लोग बात कर चुके, कंफर्म कर चुके, आपको समझ में भी आ रहा होगा। पंखे में अगर वो तेजी से चल रहा होगा तो आपको दिखाई अलग अलग फॉर्म नहीं देगा, क्या फॉर्म दे रहा होगा? पक्का? तो ये आपका रेजोनेंस है। इससे पहले कुछ सवाल कर लेते हैं बेकार से, जब तक भैया आते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन बोरॉन एंड क्लोरीन? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन बोरॉन एंड क्लोरीन? सोच के बताइए। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन बोरॉन एंड क्लोरीन? 1.3 1.3 4/3। ठीक है, समझा? भाई सजा नहीं दी जा रही ना, और समझाओ, मतलब ये बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी पर्सनली बहुत जरूरी है कि मैं ये समझ पाऊं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सर टोटल 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। सर को नहीं समझाना है ना सर? स्ट्रक्चर में हमको पता है कि जो 1 पाई बॉन्ड है वो
मूवमेंट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है हर जगह। अब वो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन ने डैश डैश से शो किया है तो 3 पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया, अज्यूम कर लिया कि किसी भी एक बोरॉन और एक क्लोरीन के बीच में 1 पाई 1 सिग्मा और 1/3 पाई होगा। और अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 सिग्मा और 1 पाई। 3 सिग्मा और 1 पाई 1 पाई होगा, तीनों में बराबर वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तीनों में बराबर वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होंगे? 3 सिग्मा और 1 पाई। या फिर मैं कहूँ कि 1 पाई तीनों में बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तीनों जगह पे। ठीक है, तीनों ही केसेस कैसे हैं? सिमेट्रिकल, पक्का। तो कितनी वैल्यू पाई की जनरेट हो रही होगी तीनों जगह? 1/3। सो व्हाट शुड बी द बॉन्ड ऑर्डर? 4/3। ठीक है, यहाँ तक एक छोटा सवाल, एग्जैक्टली 4/3 और स्लाइटली चेंज देन 4/3। नहीं, सो बनाने पड़ेंगे, सब बोल रहे हैं। बनाने पड़ेंगे तो दूसरे को बनाए। तो बोल रहे मैं ला दूंगा। ठीक है, थैंक यू। दरवाजा वैसे ही बंद कर देगा, चुप भैया। कुछ और ढूंढिए, जाइए आप बैठिए, किसी और को मौका दीजिए। एग्जैक्टली 4/3 और स्लाइटली चेंज देन 4/3। क्यों? क्योंकि वो हमने उन तीनों का जो मतलब रेजोनेंस किया, उसके बाद वो स्ट्रक्चर बनाया, तो एक ही बार में कोई और दिखना चाहिए भैया लोग आपको। छोटे के बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया? 4/3 हम लिख रहे हैं। देखिए, ये तीनों सिस्टम को ध्यान से देखो, सब में एक एक सिग्मा बॉन्ड तो हो गई होगा। कौन मूव कर रहा है? एक पाई बॉन्ड यहाँ यहाँ या यहाँ, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपका, पक्का। और तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर केसेस हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो तीनों में बराबर वैल्यू गई होगी। तीनों में वैल्यू मान लो x गई होगी, तो तीनों की मिलाकर के वैल्यू 3x हो जाएगी। और 3x मिलाकर के टोटल कितनी होनी चाहिए थी? 1। तो x कितना आ जाएगा? 1/3। अब किसी भी सिस्टम को पकड़ो, उसमें एक सिग्मा तो है ही और पाई का कैरेक्टर कितना है? 1/3। तो टोटल बॉन्ड वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। 1 + 1/3 कितनी आ गई? वही हम नाम क्या दे रहे हैं? बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 4/3। हाँ, जल्दी से। अच्छा, इस सिस्टम के कौन कौन से थ्योरेटिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं? ठीक है, कितने थ्योरेटिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं? कौन कौन से? थ्योरेटिकल पॉसिबल, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? कहीं नंबरिंग है, कुछ है? 1 2 3 पक्का। कौन कौन से पॉसिबल है? 1 2 3। जो आंसर 4/3 आया है वो किसके हिसाब से आया? 2 3 4 की वजह से, सॉरी 1 2 3 की वजह से, 4 की वजह से। क्या 4th का परसेंटेज 0 होगा? 4th का परसेंटेज 0 होगा? नहीं, 4th का परसेंटेज होगा। 4th कितना बॉन्ड ऑर्डर जनरेट करा?
फोर्थ कितना परसेंटेज जनरेट करा रहा है? कुछ ना कुछ तो करा ही रहा होगा, नॉन जीरो तो वही होगा। लेट्स से द परसेंटेज ऑफ फोर्थ स्ट्रक्चर आउट ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर इज x%। x बहुत छोटा होगा, 1%, 2%, 2.5%, ऐसा ही कुछ होगा, ज्यादा नहीं होगा इस पर्टिकुलर केस, लेकिन होगा, जीरो नहीं होगा पक्का। लेट्स से द परसेंटेज ऑफ फोर्थ स्ट्रक्चर इज x%, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, परफेक्ट वैल्यू फॉर v। तुम लोग की फिजिक्स क्लास कब होती है? लास्ट। नरेन, कल एक पेज किया मैंने, कुछ बोला नहीं, आज कितने पेज करके आया तुम? कल 3 करना, 4। भाई लोग, आपकी तीसरी क्लास केमिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी। तीसरी क्लास आपकी कैंसिल नहीं है। आंसर आया किसी का? अबे सिंपल सी गणित नहीं लगा पा रहे। भाई इसका परसेंटेज कितना है? x। इसका कितना होगा? 100 माइनस एक्स बाय, पक्का इसका इतना ही होगा ना। इसका अब किसी भी बोरॉन फ्लोरीन सिस्टम को
सबके लिए आंसर सेम आना चाहिए बाय सिमेट्री। यहां पे कितने बॉन्ड हैं? यहां से कितनी बॉन्ड वैल्यू आ रही है? x इंटू 1/100। यहां से एक, यहां से आखिरी वाले से टोटल वैल्यू ऐड करें। टोटल वैल्यू क्या करें? करो भैया, x इज परसेंटेज ना। सॉल्व करके जल्दी बताया कितना आ रहा है। 4/3 माइनस x% by 3 x%/3 थप्पड़ मारेंगे खींच के हम। कितना आ रहा है? अरे बगल वाले को ही सुन लेते। x/300 3 बोला था 300 बोला था पहले? 3 बोला था ना? x%/3 बोला था ना तुमने, तो x%/3 क्यों बोल रहे हो? x% बोला हुआ तो x%/300 बोलोगे ना। अरे जल्दी चेक कर लिया करो यार, बाद में पता लगा कि इसीलिए परेशान हो रहे हो। चेक कर लीजिए भैया, फाइनल वैल्यू आपकी आएगी 4/3 माइनस x/3 x%/3 x आपका परसेंटेज नहीं था, ठीक है। यहाँ तक इतनी वैल्यू कैलकुलेट करें ना। रेजोनेंस हो रहा था, एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा इसका। 1 2 3 4 में, अरे यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आप अगल बगल जहाँ रखना चाहें रखें। 1 2 3 4 में चारों की स्टेबिलिटी सेम होगी या अलग? अलग। क्या होगा? 1 2 3 की आपस में सेम। 1 2 3 की स्टेबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या एनर्जी कम? कम। कंफर्म? कुछ इस तरीके का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होगा।
हाइब्रिड की एनर्जी और कम होगी, हाइब्रिड की एनर्जी और कम होगी। कोई बताएगा? कम से कम एंट्रोपी का फायदा तो मिलेगा, कम से कम, पक्का। यहाँ पर्टिकुलर केस में एक और फायदा मिल रहा है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। कम से कम एंट्रोपी का फायदा तो मिलेगा, मतलब स्पॉन्टेनिटी चेंज होगी, यूरिया चेंज होगा, बहुत सारी चीजें चेंज होगी, ठीक है। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। 1 2 3 4 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फोर्थ आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन उतना स्टेबल नहीं है। और लास्ट वन आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमेशा जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो हाइब्रिड उनसे ज़्यादा स्टेबल होगा ही होगा। थोड़ा सा गैप हो, ज़्यादा सा गैप हो, जैसा भी गैप हो, गैप होगा ही। एंड द गैप, दिस gap between most stable resonating structure, gap between most stable resonating structure। अच्छा, most stable resonating structures को या उस लाइन को आप कैनोनिकल भी बुला सकते हो। सारी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को आप रेजोनेटिंग बुलाते हो, लेकिन जो कंट्रीब्यूटिंग पॉसिबिलिटीज होती है, कंट्रीब्यूटिंग मतलब जिनकी वजह से हाइब्रिड में फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इफेक्टिव फर्क आता है, उनको हम लोग कैनोनिकल बुलाते हैं। तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के बीच का गैप जो होगा वो क्या कहलाएगी? रेजोनेंस एनर्जी। वो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका? रेजोनेंस। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है। भाई लोग, किसी को कड़ा पहनने का शौक है? कोई और भी है? एक और मिल जाता है भाई, पास कराइएगा वहां पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नाउ आई एम गोइंग फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, देखिए ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, तीनों तरफ फ्लोरीन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही है, फिक्स दिखाई दे रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पाई बॉन्ड क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 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 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सारे डायरेक्शन। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि अब मैं पाई बॉन्ड को इधर से इधर मूव नहीं कर रहा। ठीक, हुआ क्या है, ये एक पाई बॉन्ड था, ये क्या था? पाई बॉन्ड, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑर्बिटल्स के बीच में था। सॉरी, ये यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड 2 ऑर्बिटल्स के बीच में था। ठीक है, जेड एक्सिस के 2 ऑर्बिटल्स के बीच में था, और वो पाई बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता था और यहाँ। ये हमने देखा इस तरह से यहाँ पर। एक्चुअली में क्या किया कि यहाँ मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स थे। ओवरऑल फिगर को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स थे।
और वो चारों ऑर्बिटल्स क्या कर रहे थे? दो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे थे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन के घूमने की स्पीड बहुत हाई थी। तो जब हमने MOT में देखा था, तो MOT में था क्या कि दो ऑर्बिटल पूरी तरह मर्ज हो जाते थे, उसमें कुछ भी अपना अलग अलग बचता नहीं था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा होगा? द पाई बॉन्ड, द शेप ऑफ द पाई बॉन्ड इन दिस केस विल बी दिस वन। कोई अगर हेल्प करना चाहे तो जल्दी इसको कॉर्नर से बताओ। पाई बॉन्ड इस तरह से होगा। पाई बॉन्ड समझ पा रहे हैं आप कैसा होगा? कंफर्म? एंड दिस पाई बॉन्ड विल बी सर्कुलर इन नेचर। बॉन्ड हमेशा कैसे बनाते थे? दो लोगों के बीच में सीधा स्ट्रेट लाइन। यहां पर वैसा नहीं, यहां पे कैसा होगा? देखिए, पक्का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ऐसा होगा। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ऐसा हो रहा होगा, तीनों तरफ से सिमेट्रिक होगा, तीनों तरफ से सिमेट्रिक होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? पाई बॉन्ड विल बी इन द क्लोज लूप, पाई बॉन्ड विल बी इन द क्लोज। कंफर्म? So there will be resonance first, movement first, and the movement will be in the closed loop. Movement will be in the closed loop. अब यहाँ से एक नई कहानी आती है। क्लोज लूप रेजोनेंस या तो एक्सट्रीमली हाई स्टेबिलिटी देता था, या एक्सट्रीमली हाई मतलब डिसस्टेबिलिटी देता था। ठीक है ना, अनस्टेबिलिटी देता था। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, कोई सोच के बताएगा? मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, एंट्रोपी का फायदा हो रहा था, फायदा हो रहा था। लेकिन जैसे ही क्लोज लूप में आया, उसने अजीबोगरीब एक और नया फिनोमेना जनरेट कर दिया। या तो वो भयानक तरीके से स्टेबल कर दे रहा है सिस्टम को, या फिर बुरी तरह से अनस्टेबल कर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखिए क्यों हो रहा है। हम लोगों ने केस किया था स्टैंडिंग वेव इन वायर। एक कंडीशन निकाली थी स्टैंडिंग वेव की। रदरफोर्ड की बात आई थी। रदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉन गिर जा रहा था, स्टेबल नहीं हो रहा था। बाद में बोर साहब आए थे। बोर साहब की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, रदरफोर्ड की बात को सही साबित करना, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ठीक है। और बोर साहब ने फिर क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव बना सकता है सर्किल में। फिर वहाँ से एक कंडीशन निकाली थी 2πr = n लैम्डा की। ठीक है। तो वहाँ पे दो केसेस आए थे, कंस्ट्रक्टिव का और एक डिस्ट्रक्टिव का। या तो वेव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रही होगी या पूरी तरह से स्टेबल हो जा रही होगी। जैसे ही क्लोज लूप में आएंगी, जैसे ही क्लोज लूप में आएंगी, ये वेव बुरी तरह से स्टेबलाइज होने लगेगी और ये वेव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। याद आ रहा है? वापस से रिवाइज कर लेंगे ये दोनों कहानियां। ठीक है ना। क्लोज लूप, इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, वेव बना ही रहा है। वेव बना ही रहा होगा, एक ही जैसी बना रहा होगा। दो इलेक्ट्रॉन एक जोड़े में घूम रहे हैं, एक ही वेव जनरेट कर रहे होंगे। वो वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाई तो
नो लॉस इन एनर्जी आ जाएगा, बुरी तरह से स्टेबल होने लगी जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव का केस आया तो बुरी तरह अनस्टेबल हो जाएगा। नाउ दिस केस इज नोन एज एरोमेटिसिटी। हम लोग बाद में आएंगे एरोमेटिसिटी के लिए। एरोमेटिसिटी के लिए पहले एक हकल रूल दिया जाता था। हकल रूल ऑफ रॉन्ग मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको बुक्स में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। सो अगर क्लोज लूप में कंस्ट्रक्टिव आया तो स्टेबिलिटी बुरी तरह बढ़ जाएगी, और क्लोज लूप में डिस्ट्रक्टिव आया तो हम कहेंगे एंटी एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी आपकी बुरी तरह घट जाएगी। ऑल अदर केसेस नॉन एरोमेटिसिटी, ऑल द रेस्ट ऑफ द केसेस नॉन एरोमेटिसिटी, ठीक। एरोमेटिसिटी वो जनरली जब भी लिखता है या बुक्स में लिखता है तो सिर्फ उसके लिए लिखता है जहां पे सर्कुलर सिस्टम्स हो, मॉलिक्यूल अपने में कैसा हो, साइक्लिक हो। नॉन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए वो एरोमेटिसिटी दिखाता नहीं है, जबकि ये गलत है। किसका साइक्लिक होना मजबूरी है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपगेशन। मॉलिक्यूल का खुद में साइक्लिक होना कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन है? प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, साइक्लिक। मैं फिर से प्रूफ करता हूं, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज साइक्लिक। ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते थे, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो सकते थे, तो यहां से यहां गए, ठीक है। यहां मान लीजिए पाई बॉन्ड, फिर यहां से यहां आ सकते थे, तो यहां पे पाई बॉन्ड हो सकता था। तो ये पॉसिबिलिटी थी। एक सेकेंड, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया हुआ है और फिलहाल ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते थे? अच्छा, क्या ये पॉसिबल था जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हों वही यहां से यहां चले जाएं? हाँ। अगर मैं इसको तोड़ूं, मैं ये दो डायरेक्शन दिखाऊं और मैं कहूं कि इन दोनों की लिंकिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है वही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा नहीं सकता। और अगर इन दोनों को लिंक कर दूं तो इसका क्या सेंस है कि वही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है। इतनी सी बात है। तो यहां लिंकिंग होगी या नहीं होगी? लिंकिंग। नाउ दिस वन इज क्लोज लूप। सर्कुलर होना कोई बहुत जरूरी नहीं था। सर्कुलर भी बनेगा इस केस में क्योंकि सिमेट्रिक है। इस केस में पर्टिकुलरली सर्कुलर भी बना होगा, लेकिन देन सर्कुलर नहीं भी बनता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे क्लोज लूप चाहिए, सर्कुलर मेरी कंडीशन नहीं। कंफर्म यहां तक पक्का? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? रेजोनेंस की डायरेक्शन लिखें, डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस करके मॉलिक्यूल बनाएं। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एरोमेटिसिटी यही भगवान का आशीर्वाद मिले, ऐसा कुछ नहीं है। एरोमेटिसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। सबसे अच्छा जो एरोमेटिक बनता है उसकी ताकत कितनी होती है? 36 किलो कैलोरी पर मोल की। और खराब से खराब बॉन्ड की भी ताकत 100 किलो कैलोरी से ऊपर ही होती है। मतलब बहुत ही खराब होगा तो 80-90 के आसपास का। तो एक छोटा सा सिंपल सा सिंगल बॉन्ड भी पूरे एरोमेटिक सिस्टम पे भारी है बुरी तरह से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एरोमेटिसिटी हम इस तरह से पढ़ रहे होते हैं, एरोमेटिक हो गया मतलब नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एरोमेटिक हो गया तो हो सकता है कि बहुत स्टेबल ना हुआ, हो सकता है एंटी एरोमेटिक हो गया हो लेकिन बहुत अनस्टेबल ना हुआ हो, बॉन्ड्स इतने अच्छे आ रहे हो, ठीक है। ये किसी का, और दूसरे तरीके से उसने अपने आप को काउंटर बैलेंस कर रखा मॉलिक्यूल ने। यहां तक ठीक है ना? BCl3
इसके भी 4 केसेस बनेंगे। इसके भी ये 4 केसेस बनेंगे BF3 के साथ। ठीक है, इसका भी कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बोरॉन क्लोरीन का कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा ना। इसका कितना आया था 4/3 माइनस x/3। ठीक है, इसका भी उसी तरह से अगर मैं देखूं तो समथिंग आएगा 4/3 माइनस y/300। दोनों जगह आप परसेंटेज x तो नहीं ले सकते वो स्ट्रक्चर का जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है, एक जगह x लेंगे एक जगह y। मुझे बताएं कि कौन ज्यादा होगा और उसे प्रूव भी करें। मुझे बताएं कि कौन ज्यादा होगा और उसे प्रूव भी करें। और ये सवाल बहुत आसान है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल को हमेशा आसान मानता हूं। इस सवाल को मैं बुरी तरह से पाकर के भी पूछ सकता हूं। x की वैल्यू ज़्यादा होगी। x की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो बिल्कुल सही बात है, कम टेंडेंसी है उसकी कंपेयर नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, उसकी टेंडेंसी कम है लेकिन ठीक है। सो x क्या होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, PMC हो बेटा ना प्रोबेबिलिटी। PMC में ऐसा हुआ कि सवाल गलत हुआ, क्लास में बोला हो आंसर बोला हो और गलत हुआ, ऐसा हुआ कभी भी नहीं हुआ, हमेशा आंसर सही है PMC में। पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं की। आंसर आपने बोले होंगे ही नहीं कभी ना कभी तो क्लास में, एक बार भी आंसर नहीं बोला। क्यों? सर पूछते ही नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लास अटेंड नहीं करते। किस लिए नहीं करते, समझ में नहीं आती थी या मजा नहीं आता था। टॉपिक छूट रहा था तो फिर प्रेजेंट आने की कोशिश कर रहे थे। अब भूत की वजह से वर्तमान खराब कर रहे थे, मतलब भविष्य की वजह से वर्तमान खराब नहीं कर रहा। ये बहुत गलत बात है कि अगर आपका कोई टॉपिक बैकग्राउंड में है उसकी वजह से आप करंट टॉपिक छो। पहली बात। दूसरी बात प्रोबेबिलिटी, मतलब पर्सनली मेरे लिए PMC और प्रोबेबिलिटी इससे बढ़िया तो चैप्टर अभी असल बना ही नहीं, और इससे ज़्यादा मजा तो कोई किसी में नहीं आता। मतलब अभी भी ये हालत है कि आप मुझे सवाल दे दें तो मतलब फिर वो सवाल लगातार सॉल्व होता ही रहेगा, और लगातार सॉल्व होता रहेगा कि हम आपको बताएं प्रजापति साहब कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो भी वो सवाल सॉल्व हो रहा है, पानी पी रहा हूँ तो भी वो सवाल सॉल्व हो रहा है, पार्टी कर रहा हूँ तो भी वो सवाल सॉल्व हो रहा है, सो रहा हूँ तब भी हो रहा है। इट माइट पॉसिबल कि रात की 3 बजे उठूँ एकदम से और कॉपी पेन लेकर के आंसर देता हूँ। हुआ आपके साथ कभी ऐसा? कभी नहीं हुआ, मुझे लगता है हुआ होगा। हमारे जैसे लोगों की प्रॉपर्टी बहुत सारी सिमिलर होती है। किसी के साथ अब तक ऐसा नहीं होता कि रात में उठा एकदम से और आंसर लिख दिया, सवाल ही सॉल्व कर रहे थे सोते समय भी। होता है, होता ही होगा मेरे ख्याल से, तो सवाल फंस जाता है अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि आप उस वक्त उसकी बात करें। ठीक, किसी और के साथ हुआ कि PMC का सवाल सॉल्व यहाँ पे आंसर बोला हो गलत हुआ, बाद में बड़ा ही बेकार सा लॉजिक की वजह से गलत हुआ। ठीक है, PMC में सवाल गलत होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हमारी थिंकिंग गलत नहीं होती, हमने बिल्कुल सही सोचा। जैसे भैया ने जो रीजन दिया बिल्कुल सही रीजन दिया,
ठीक है, और ये एक्सपेक्ट कर भी रहे होंगे कि यार आंसर सही होना भी चाहिए। गलत होने का एक मेन रीजन ये होता है कि हमने सब कुछ नहीं सोचा। ठीक है, लेट्स सपोज वहां पे 4-5 फैक्टर्स इफेक्ट डाल सकते थे, तुमने पर्टिकुलर किसी फैक्टर के बारे में सोचा, उसके बारे में बिल्कुल सही सोचा, उसका इफेक्ट भी सही निकाला, आंसर निकाल दिया, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा आंसर सही होगा। गारंटी है? क्यों? हो सकता था कि दूसरा फैक्टर उल्टा आंसर दे रहा होता, हो सकता था। और अगर दूसरा फैक्टर आंसर अलग दे रहा होता, मतलब फैक्टर 1 आंसर x दे रहा है, फैक्टर 2 आंसर y दे रहा है, तो हम कैसे बताएंगे कि आंसर x होना चाहिए कि y? हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि फैक्टर 1 ज्यादा इफेक्टिव रहा होगा या फैक्टर 2। पक्का? उसके बारे में कोई थ्योरी होनी चाहिए, बैक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आपने जो फैक्टर कहा बिल्कुल सही है कि भाई फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए थी y से। ठीक, पहले केस में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है? पाई, पाई ही बॉन्ड बना है। एक्स्ट्रा रेजोनेंस में जो आया है बॉन्ड कौन सा बना है? पाई। और पाई बना है 2p के बीच का, पाई बना है 2p के बीच का। क्लोरीन में जो पाई बॉन्ड बना है वो कब बना है? 2p और 3p के बीच का। पक्का? सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ग्राफ कैसा था? डिस्टेंस कम करते जाओगे पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अब x और y में ज्यादा कौन होगा? x कम हो जाएगा, x कम हो जाएगा ना, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कह रही है कि x की वैल्यू कम आएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन कह रहा है x की वैल्यू ज्यादा। कंफर्म कर लें किसकी बात मानी जाएगी और क्यों? क्यों? एनर्जी तो डिसाइड बिल्कुल सीधी सी बात है, और इसीलिए तो भी मैंने 1 सेकंड पहले हिंट भी दिया था तुमको। तुम्हें क्या लगता है वो एरोमेटिज्म समझने के लिए मैंने तुम्हें बॉन्ड स्ट्रेंथ की ताकत का अंदाजा दिखाया था? मैंने क्यों बताया था? एरोमेटिसिटी अपनी पूरी ताकत भी लगा लेगी तो एक बेकार से बेकार बॉन्ड के बारे में भी आसपास में नहीं आ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, नहीं आएगी ना? पक्का? तो किसका फैक्टर माना जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? y। पक्का? तो बॉन्ड ऑर्डर बोरॉन फ्लोरीन का या बोरॉन क्लोरीन का किसका बेटर होगा? बोरॉन फ्लोरीन का। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि इसी सवाल को मैं छुपा के भी पूछ सकता हूं। और मैं तुमसे पूछता हूं, कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ BF3 एंड BCl3। कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर, सवाल लिखें, कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ BF3 एंड BCl3। एसिडिक कैरेक्टर आएगा क्यों? बोरॉन के खाली ऑर्बिटल की वजह से। खाली ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना है? x या y? x और y में ज्यादा कौन होगा? y। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? BCl3। और रीजन क्या लिखा जाएगा? p बॉन्ड स्ट्रेंथ। रीजन क्या लिखा जाएगा? p बॉन्ड स्ट्रेंथ। The back bonding in case of BF3 या p bonding in case of BF3 is stronger than that of in BCl3। ठीक से लिखिए, सवाल ठीक से लिखिए, आंसर ठीक से लिखिए। ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी? BH3 से।
ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? BH3 से। कंफर्म? BH3 ऐसा है, खाली ऑर्बिटल है, तीनों तरफ से हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन किसी लायक नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में किसी लायक नहीं है। हाइड्रोजन के पास अपना लोन पेयर नहीं है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसी पे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक? BH3 को दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? अरे है या नहीं है? दिक्कत क्या है? स्टेबल नहीं है भैया। दिक्कत क्या है? अच्छा, इस दिक्कत को एक सेकंड के लिए खुजली मान ले, काम चल जाएगा आपका। BH3 में क्या था? फ्लोरीन का लोन पेयर आकर के खुजली मिटा दे रहा था, पक्का। लेकिन BH3 में सिग्मा इलेक्ट्रॉन में है, लेकिन वो खुद की खुजली मिटा हाथ नहीं मोड़ पा रहा है, पक्का। मैं कुछ ऐसा कर लूं देखिए काम चल सकता है। अरे है ना, पक्का। मुझे खुजली हो रही है, इलेक्ट्रॉन भी है सिग्मा के, लेकिन मैं ट्रांसफर करके काम नहीं चला पा रहा था। दूसरा आदमी भी ऐसा ही होगा, तीसरा आदमी भी ऐसा ही होगा, बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे। क्या किया? दो दो के ग्रुप बना लिए, हम तुम्हारे लिए खुजली मिटा दे रहे हैं और दूसरा वाला क्लियर। नाउ द स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू ये दो इलेक्ट्रॉन तीन जगह मूव कर रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस तरह से बॉन्ड दिखा दे रहा हूं, कंफर्म कर लें, पक्का। अच्छा, पिछली बार बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज मैंने दिखाया था, फ्लोरीन पे पॉजिटिव। ठीक है, देखिए शेयरिंग की बात अलग बात है, लेकिन देन अगेन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन घटे बढ़े नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं। अच्छा, कितनी डायरेक्शंस थी पहले इसके पास? 3। BF3 के जब तुमने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया था तब भी डायरेक्शंस कितनी थी? 3। नेगेटिव चार्ज था, लेकिन नेगेटिव चार्ज में लोन पेयर नहीं था, वो लोन पेयर नहीं था। डायरेक्शंस अभी भी कितनी थी? 3। बोरॉन पहले भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, बाद में भी कैसा था? sp2। पर इस बोरॉन को ध्यान से देखिए, ये बोरॉन कितनी डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहा है? कितनी डायरेक्शंस में? कंफर्म? नाउ दिस सिस्टम ये टेट्राहेड्रल की तरह ट्रीट होना चाहिए या ट्राइगोनल प्लेनर की तरह? ये सिस्टम टेट्राहेड्रल की तरह ट्रीट होना चाहिए या ट्राइगोनल प्लेनर की तरह? जल्दी बताओ यार भाई। 4 डायरेक्शन का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज आना चाहिए या sp3? sp3 के हिसाब से नॉर्मल ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल, पक्का। सो मैं वो बॉल्स यूज नहीं कर सकता बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। जो आपके लिए 3 वैलेंसी वाले की थी, मुझे कार्बन वाले पे जाना है। ये अब इसका शेप
ये दोनों हाइड्रोजन्स कैसे हैं चारों? नॉर्मल वाले, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर के बीच में। और ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं? ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ये दोनों बॉन्ड्स कैसे हैं जो मैंने पकड़ रखे हैं? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सॉरी, पता नहीं, बार बार भूल भी जाते हैं। These 2 बॉन्ड जो मैंने पकड़ रखे हैं ये कैसे हैं? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। पक्का? ओवरऑल ज्योमेट्री इज प्लेनर और नॉन प्लेनर? इतनी दिक्कत प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर ना भाई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है ना, सिर्फ पाई बॉन्ड की तरह तो नहीं, हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पर। सबको एक प्लेन में आप ला नहीं सकते हो, सबको नहीं ला सकते सारे एटम्स को, नॉन प्लेनर है सिस्टम। पक्का यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इन दोनों हाइड्रोजन्स को मैं ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम्स बुला लूँ। ब्रिज्ड क्यों बुला रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा है आपको? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर के समय मुझे बता सकते हैं इस समय जो ट्रांसफर हो रहा है बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया? इस बॉन्ड का नाम क्या लिखोगे? ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसका नाम कहां से ट्रांसफर हो रहा है? कहां से ट्रांसफर हो रहा है? कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? है बेटा, कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या है? कहां पर हैं? sp2 में नहीं है बेटा वो। वो इस बॉन्ड का नाम है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा BMO में। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सिग्मा BMO में। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? पक्का? बॉन्ड बनते वक्त उसका नाम क्या लिखा जाएगा? सिग्मा टू PMT। ठीक है, जब भी हम इस तरह का ट्रांसफर हो रहा होगा कहीं से भी तो हम इसी तरह से नाम लिखेंगे, कहाँ से कहाँ सिस्टम में जा। पक्का? नाउ दिस वन इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इनको हाफ सर्कुलर भी बुलाते हैं और बनाना बॉन्ड भी बुलाते हैं। इन्हीं को हम हाफ सर्कुलर भी बुलाते हैं और बनाना भी बुलाते हैं। देयर इज ओनली वन केस ऑफ फुल सर्कुलर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो यहीं पे साथ में ही लिखते रहो। H3 पॉजिटिव, S3 पॉजिटिव में भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, लेकिन ये कैसा है आपका? फुल सर्कुलर। फुल सर्कुलर का मेरे पास एक ही नोन केस है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता, केसेस और एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका केस किसका है? हाफ सर्कुलर का। हाफ सर्कुलर को हम किस और नाम से जानते हैं? बनाना। सारे बनाना बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, सारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं होते। कंफर्म? ठीक है यहाँ तक?
सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का या तो हाफ सर्कुलर या फुल सर्कुलर होना मजबूरी है, ट्रू और फॉल्स? 3 सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हाफ सर्कुलर या फुल सर्कुलर होना मजबूरी है, ट्रू और फॉल्स? Give me an example of 4 centered to electron bond. One example. Give me one example of 4 centered to electron bond. मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं बाकी हो, 3 मिनट है, काफ़ी है। पवार साहब, देखिए पवार साहब, आपको कई बार एक्स्ट्रा उठाने के पीछे रीज़न मैं मानता ये उसका है कि आप जो चीज़ें आप बोल सकते हैं क्लास में बिना डरे, मैं इस वजह से आपको आंखें बंद करें, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचिए और बताना स्टार्ट करें। एज्यूम करें आप क्लास में नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आप बातें कर रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं। नाम ना बताइएगा, नाम मत बताइएगा। दोस्त के बारे में नहीं बता पा रहे यार, शब्द नहीं करते। कमीने से स्टार्ट कर लो। वो फिर क्लास का मार्क किसकी? मेरी क्लास का माहौल आप खराब करेंगे तो आपको इसीलिए तो फ्रीडम दी गई है, मुझे मालूम है कि आप बिना डरे बोल सकते हैं। देन मैं मान लेता हूँ आप क्या बोलने वाले हैं और बाकी भी मान लेता हूँ, बाकी भाई लोग सब समझदार हैं कि आप क्या बोलने वाले हैं, सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, देखिए सुनना, पढ़ना और समझना बहुत अलग चीज़ है। दोस्त के बारे में आप सुनते कम हैं, पढ़ते बिल्कुल नहीं है, समझते बहुत ज़्यादा है ना। कई लोग होंगे जिनके चेहरा देख करके ही आप सारी कहानी बता सकते हैं कि क्या हुई हो, पूरी कहानी A to Z। ठीक है, मतलब हो सकता है वो कहानी उस आदमी को खुद अपने बारे में उस समय ना पता होता ही होगा, अभी तो बेवकूफ़ी कर रहा है, फंसेगा जा रहा है, हमें मालूम होता होने वाला है ऐसा। ठीक है, तुम लोग एक केस का आंसर नहीं दे पाए 4 सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, अभी 2 सेकंड पहले कराया, 5 बॉन्ड था, छल्ला बनाया था। कितने लोगों में वो घूम रहा था इलेक्ट्रॉन्स? 4 लोगों में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे? 2
दो किसका एग्जांपल था वो 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जब वो 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का केस कराया था, जब वो 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का केस कराया था, ठीक है, तो केस सर्कुलर आ गया था, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि एरोमेटिसिटी में सर्कुलर भी आ सकता है, क्लोज लूप भी आ सकता है, ओपन लूप भी आ सकता है। तो सारे केसेस जनरेट हो सकते होंगे, लीनियर केस भी जनरेट हो सकता होगा। तो क्या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का लीनियर केस पॉसिबल है? हो सकता है, कंफर्म लीनियर केस पॉसिबल है। तो हमारी क्लास अब 3rd क्लास है, 2nd क्लास है, बीच में आपके पास में आधे घंटे का गैप तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो आपका सिर्फ आधे घंटे के लिए होमवर्क है, ट्राई टू फाइंड अ केस, और बिना गूगल, बिना किसी से पढ़े, बिना कुछ किए, खुद अपने आप से बात करते हुए, कॉपी पेन भी नहीं लेना। ट्राई टू फाइंड अ केस फॉर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंड सिस्टम मस्ट बी लीनियर।